हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं साइंस के पहले 8 चैप्टर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस का बिल्कुल सही उत्तर दे दिया तो समझ लो दोस्तों, आपका नवोदय में सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर बताना है। आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक पेज पे, एक नोटबुक में अपनी 1 से 50 तक आप काउंटिंग लिख लो और फिर मेरे आंसर बताने से पहले आपको हर क्वेश्चन नंबर के सामने अपना आंसर लिखना है और फिर चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो दोस्तों, चलिए 50 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, इनको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, लास्ट में जो भी आपका स्कोर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और ईमानदारी से बताना है दोस्तों, आपका जो भी स्कोर होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। दोस्तों, रबी की फसल कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। दोस्तों, आपको रबी और खरीफ दोनों की फसलों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों 100% आता है। तो रबी की फसल दोस्तों इनमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों, गेहूं, चना और मटर, ये तीनों क्या है दोस्तों? रबी की फसल होती हैं। ये तीनों क्या है दोस्तों? रबी की फसल है। लेकिन जो सोयाबीन है दोस्तों, वो खरीफ की फसल होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ खरीफ की फसल कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपको सीजन याद होना चाहिए और मंथ याद होना चाहिए। दोस्तों, खरीफ की फसल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कंजूस, KJS, यानी के से खरीफ, जे से जून, एस से सितंबर। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर तक बोई जाती है, उगाई जाती है। और जून से सितंबर में दोस्तों आपको पता है कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन होता है। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर तक उगाई जाती है, यानी रेनी सीजन में उगाई जाती है। और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये 5 नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं। राइस, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास यानी कॉटन, ये 5 एग्जाम्पल हैं दोस्तों खरीफ क्रॉप के, तो ये आपको याद रखने हैं। और बात करें दोस्तों रबी की, रबी क्रॉप, दोस्तों रबी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी, रोम, ROM। आर से दोस्तों रबी, ओ से अक्टूबर और एम से मार्च। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है, यानी उगाई जाती है। और दोस्तों, अक्टूबर से मार्च तक आपको पता है कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है, विंटर सीजन होता है। तो रबी की फसल विंटर सीजन में उगाई जाती है। और इसके भी दोस्तों 5 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। गेहूं, चना, मटर और सरसों प्लस अलसी, ये 5 दोस्तों रबी की फसलें हैं। तो जितना भी दोस्तों मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। आप बताओ कि आपका ये सही है या गलत है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? निम्न में से किसे जुताई के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्लफिंग। दोस्तों, प्लफिंग ये कह लो, ये टीलिंग कह लो, तो आपको बताना है। जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है हल यानी प्लफ, दूसरा है कल्टीवेटर, तीसरा है सीड ड्रिल, चौथा है कुदाली। यहाँ पे दोस्तों H आएगा, HOE हो। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो वो प्लफिंग के लिए यानी खेत की जुताई के लिए उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, आप जानते हैं हल का यूज भी जुताई के लिए किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज भी जुताई के लिए किया जाता है और कुदाली, इसका यूज भी जुताई के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल का यूज किसके लिए किया जाता है? बुआई के लिए, यानी सोइंग के लिए। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सीड का यूज हुआ है। सीड यानी बीज बोने के लिए हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो दोस्तों, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, फलदार पौधे हैं, बगीचे हैं या वृक्ष हैं, उनको पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन बी ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन सी लीवर सिस्टम यानी उत्तोलक तंत्र और ऑप्शन डी है दोस्तों चेन पंप। तो बताओ जल्दी से दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, जो बगीचे हैं, वृक्ष है, पौधे हैं, उनको पानी देने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या है? ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप तंत्र होता है। और दोस्तों, जो लोन कॉफ़ी की खेती होती है, लोन की खेती होती है दोस्तों, या कॉफ़ी की खेती होती है दोस्तों,
उसमें जो पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम है। लेकिन कॉफ़ी की खेती, लोन की खेती या अन्य जो फसलों की खेती है उनमें दोस्तों छिड़काव तंत्र बेस्ट माना जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉडर्न मेथड कौन से हैं और ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं सिंचाई के। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका राइट आंसर डिटम है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 2,4-D एक डैश है, यानी 2,4-D इज ए और एन डैश। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी है दोस्तों पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड, ऑप्शन सी है कवकनाशी यानी फंगिसाइड और ऑप्शन डी है खरपतवारनाशी यानी वीडीसाइड। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा और बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। जो 2,4-D है ये एक वीडीसाइड है, खरपतवारनाशी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये रहा आपके सामने। किसान खेतों से खरपतवार हटाने के लिए निम्न में से किस औजार का उपयोग करते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डू फार्मर्स यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। यानी खेतों से जो खरपतवार है, वीड्स हैं, उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए किसान खेतों में कौन सा औजार यूज करते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों पाटल यानी लेवलर, ऑप्शन बी है हल यानी प्लफ, ऑप्शन सी है खुरपी और ऑप्शन डी है कल्टीवेटर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं लेवलर का यूज लेवल करने के लिए किया जाता है। जो पाटल है इसका उपयोग जो भूमि है उसको समतल करने के लिए किया जाता है। हल का यूज दोस्तों जुताई के लिए किया जाता है और कल्टीवेटर का यूज भी जुताई के लिए किया जाता है। लेकिन जो खुरपी है दोस्तों इसका यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। किसको? वीड्स को, खरपतवार को हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खुरपी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज डैश ने की, यानी द वैक्सीन फॉर चिकन पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। तो दोस्तों आपको बताना है छोटी माता, दोस्तों इसे हम चेचक कहते हैं, चेचक भी कहते हैं और छोटी माता भी कहते हैं। तो चेचक के टीके की खोज, वैक्सीन होता है टीका, तो उसकी खोज किसने की आपने बताना है। सबसे पहला है दोस्तों लुईस पाश्चर, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये चारों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको वन बाय वन इन सब के बारे में बताता हूँ। लुईस पाश्चर है दोस्तों, इन्होंने किण्वन की खोज की थी, यानी फर्मेंटेशन की खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? 1857 में। तो आपको याद रखना है इन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी 1857 में। रॉबर्ट कोच की बात करें दोस्तों, इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के एक जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। बैसिलस एंथ्रेसिस इन्होंने कब की थी दोस्तों? 1798 में। तो ये आपको याद रखना है। और जो एडवर्ड जेनर है दोस्तों, इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये छोटी माता के लिए वैक्सीन या चेचक का टीका हम कह सकते हैं, इसकी खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? 1798 में की थी। तो एडवर्ड जेनर है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी? 1929 में, 1929 में। तो चारों दोस्तों मैंने आपको बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं और अभी भी आपको मैं दोबारा बता दिया है। तो ये सभी आपको याद रखने, इनमें से किसी भी एक से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये भी आपको बता दिए। और छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। क्या है? परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव डैश औषधियों से मर जाते हैं, यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय डैश मेडिसिन्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी है प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है दर्दनाशक यानी पेन किलर और ऑप्शन डी है वैक्सीन। तो दोस्तों बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो किसके द्वारा मरते हैं, किसके द्वारा वो मतलब मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए यानी एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी। दोस्तों जब मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था तो उसमें आपको बताया था एंटीबॉडीज से क्या होता है दोस्तों, परपोषिकाओं की कोशिका के भीतर जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अतिसार और मलेरिया द्वारा होते हैं।
अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं, डैश द्वारा होते हैं। डायरिया एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय डैश, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी फंगी यानी फफूंद। तो आपको बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो डायरिया है और अतिसार मलेरिया है ये किसके द्वारा होते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और प्राय विषमपोषी होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स दोस्तों दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड आर ऑफन हेटेरोट्रोफ्स, यानी क्लोरोफिल तो उनमें होता नहीं लेकिन वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल यानी एल्गे, ऑप्शन सी विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन डी फंगस यानी फफूंद। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जितने भी पांचों ग्रुप हैं इन सबको याद रखना है और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी याद रखनी है। तो दोस्तों ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और विषमपोषी होते हैं यानी हेटेरोट्रोफ्स होते हैं वो क्या है, फंगस होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा दोस्तों आपके सामने। निम्न में से कौन सा कवक नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंगस। तो आपको बताना है दोस्तों जो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी पेनिसिलियम और ऑप्शन डी एस्परजिलस। इन चारों में से दोस्तों कौन सा फंगस नहीं है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ब्रेड मोल्ड, स्पाइरोगायरा, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, इनमें से जो स्पाइरोगायरा है दोस्तों वो क्या नहीं है, कवक नहीं है, फंगस नहीं है। और ब्रेड मोल्ड इसे दोस्तों हम राइजोपस भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड को, पेनिसिलियम और एस्परजिलस ये तीनों क्या है दोस्तों, फंगिस हैं यानी कवक हैं। लेकिन जो स्पाइरोगायरा है दोस्तों वो क्या है, एल्गे होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्गे यानी कि शैवाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेयोन को डैश से प्राप्त किया जाता है, यानी रेयोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए है दोस्तों कोयला, जल व तेल यानी कोल, वाटर एंड ऑयल। ऑप्शन बी है कास्ट लुगदी यानी वुड पल्प, ऑप्शन सी है एक्रिलिक और ऑप्शन डी है एनिमल्स यानी जानवरों से। तो बताइए दोस्तों रेयोन को किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों रेयोन को किससे प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प यानी कास्ट लुगदी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आपको भी बताना है दोस्तों कि आपने इसका राइट आंसर क्या लगाया था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और साथ के साथ दोस्तों कमेंट में बताते रहना कि आप कौन सा मतलब किस क्वेश्चन का आप कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो। अब दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या है, पॉलीवुल बनाने के लिए डैश मिश्रित किए जाते हैं, यानी पॉलीवुल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग डैश। तो किस किस को मिक्स करके दोस्तों पॉलीवुल बनाया जाता है। ऑप्शन ए है नायलॉन एंड मतलब वूल, नायलॉन और ऊन। ऑप्शन बी है दोस्तों पॉलिएस्टर और ऊन यानी पॉलिएस्टर एंड वूल। ऑप्शन 3 है दोस्तों नायलॉन एंड कपास यानी नायलॉन एंड कॉटन। ऑप्शन डी है दोस्तों पॉलिएस्टर और कपास यानी पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो दोस्तों क्या बनाना है, पॉली वूल बनाना है। तो पॉली यानी पॉलिएस्टर और वूल, तो ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों, पॉलिएस्टर एंड वूल से मिलकर बनता है। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि जो पॉलीकोट है, पॉलीकोट वो किन किन दो को मिक्स करके बनता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, पॉलिएस्टर है जो वो पॉलीवूल है जो वो पॉलिएस्टर और वूल यानी पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रित होता है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा नहीं है। आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे बेकेलाइट, ऑप्शन बी है पीवीसी, ऑप्शन सी है मेलामाइन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों यानी बेकेलाइट और पीवीसी ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो बताओ जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो पीवीसी है ये क्या है हमारा, ये थर्मोप्लास्टिक है। ओनली कैसा प्लास्टिक है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों क्या है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो पीवीसी हमारा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऑप्शन ए है लकड़ी यानी वुड, ऑप्शन बी है कागज यानी पेपर, ऑप्शन सी है सब्जी व फलों के छिलके यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, और ऑप्शन डी है प्लास्टिक थैलियाँ यानी प्लास्टिक बैग्स। तो बताइए जल्दी से दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों लकड़ी, कागज और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये तीनों क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। कैसे सब्सटेंस है दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं, वो कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने। संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत है, यानी द मेजर सोर्स फॉर द सिंथेटिक फाइबर्स आर डैश। तो आपको बताना है यहाँ पे कि संश्लेषित रेशों के लिए यानी सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कौन सा एक स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों जंतु वसा यानी एनिमल फैट, ऑप्शन बी है पादप से प्राप्त ऑयल तेल यानी ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, सी है दोस्तों पेट्रो रसायंस, और डी है ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो दोस्तों बताइए संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रो रसायन, ये क्या है दोस्तों, संश्लेषित रेशों के लिए एक प्रमुख स्रोत है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ये रहा आपके सामने। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है डैश कहलाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, तो जिससे धातुओं को खींचकर पतली तारों में पतली तारों में परिवर्तित किया जाता है, तो उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तन्यता यानी डक्टिलिटी, ऑप्शन बी भंगुरता यानी ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी अज्ञात वर्धीनता यानी मेलिबिलिटी, और ऑप्शन डी है दोस्तों चालकता यानी कंडक्टिविटी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा तन्यता यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी दोस्तों वो गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जिससे धातुओं को खींच के किस में परिवर्तित किया जाता है, तार में यानी वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ब्रिटलनेस का मतलब दोस्तों ये अधातुओं की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स का एक गुण होता है, इसमें जब भी हम किसी नॉन मेटल को पीटते हैं तो वो टूट जाता है। अज्ञात वर्धनीयता का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब हम मेटल्स को पीटते हैं, धातुओं को पीटते हैं, तो उनकी क्या बन जाती है, पतली चादरें बन जाती है, पतली पतली शीट्स बन जाती हैं। तो शीट्स में कन्वर्ट आया तो अज्ञात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी होगा, और तारों में परिवर्तित करने वाला आया तो वो कौन सा गुण होता है, डक्टिलिटी होता है। और चालकता है, कंडक्टिविटी दोस्तों आपको पता है जो अधिकांश मेटल है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नॉन मेटल है, अधातुएं हैं, वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। निम्न में से किस पदार्थ को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए जल में रखा जाता है, यानी विच सब्सटेंस ऑफ द फ्लोइंग इज केप्ट इन वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दोस्तों कौन सा पदार्थ है जिसको हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए उसमें जल में रखते हैं उसको, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी कार्बन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन में, जिसे कैरोसिन में इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि ये वाटर के साथ और एयर के साथ दोनों के साथ क्रिया करता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों एक रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसे कैरोसिन में रखा जाता है। और जो फॉस्फोरस है दोस्तों ये हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्या करता है, क्रिया करता है, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय धातु होती है। तो अगर हम इसे दोस्तों वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेता है, आग को पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों फॉस्फोरस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इन्वॉल्व किए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो इसका आंसर बताओ दोस्तों कि कौन सी अधातु है, कौन सा नॉन मेटल है
जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों पारा यानी मरकरी, ऑप्शन बी है दोस्तों ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो मरकरी है ये क्या है, मेटल होता है। क्या होता है दोस्तों, मेटल। और ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किसमें, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अधातु नॉन मेटल पूछा है, तो नॉन मेटल कौन सा है दोस्तों जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में मेटल आ जाए तो आपको यहाँ पे पारा यानी मरकरी लगाना पड़ेगा, और अगर नॉन मेटल आया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। और आयोडीन आयोडीन क्या होता है दोस्तों, आयोडीन क्या है दोस्तों, एक नॉन मेटल है। क्या है दोस्तों, एक नॉन मेटल है यानी अधातु है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, मेटेलिक लस्ट्रस होती है। ये मेटेलिक लस्ट्रस मतलब इसमें क्या है दोस्तों, एक धात्विक आभा होती है, यानी ये चमकता है। जैसे मेटल्स दोस्तों लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन भी क्या है, लस्ट्रस होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं दोस्तों वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि दोस्तों ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शनल जो केस होते हैं उनसे ही बनते हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों ये रहा आपके सामने। कांसा किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, यानी ब्रोंज इज एन एलोए ऑफ विच टू मेटल्स। तो आपको बताना है कांसा किन दो मेटल्स का मिक्सचर है। सबसे पहला है दोस्तों तांबा एवं टिन, दूसरा है दोस्तों कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्यूमिनियम एंड तांबा, और चौथा है एल्यूमिनियम और जिंक। तो जल्दी से बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो ब्रोंज है वो कॉपर और टिन यानी तांबा और टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इन दोनों की मिश्र धातु होती है यानी एलोय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो दोस्तों इसका आपने राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। दोस्तों जो पतली चादरों में बदलने वाला गुण होता है धातुओं का होता है, मेटल्स का होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेलिबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे जिंक है दोस्तों, वो क्या है, एक धातु है, मेटल है। तो जिंक को ही दोस्तों पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों को नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी नाउ डेज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट डैश इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेव्ड रोड्स। यानी दोस्तों पहले आपको पता है कोल तार का यूज किया जाता था सड़कों को बनाने में, लेकिन आजकल पक्की सड़कों को बनाने में कोल तार की जगह किसका यूज किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पैराफिन वैक्स यानी पैराफिन मोम, ऑप्शन बी है बिटुमेन, ऑप्शन सी है कोक और ऑप्शन डी है लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी स्नेहक तेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिटुमिन का यूज दोस्तों रोड बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपने अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण डैश को काला सोना भी कहते हैं। तो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस डैश इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो दोस्तों बताओ ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है कोलतार, ऑप्शन डी है कोयला गैस। तो जल्दी से बताओ दोस्तों कि ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, उसके बहुत ही ज़्यादा अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण यानी ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को दोस्तों ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, विश्व का पहला तेल का कुआं डैश में 1859 में प्रवेदित किया गया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन 1859 इन डैश। तो कहाँ पे दोस्तों विश्व का पहला कुआं लगा था जो कि 1859 यानी 1859 में ड्रिल किया गया था, प्रवेदित किया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों माकुम असम, ऑप्शन बी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है पेनिसिल्वेनिया अमेरिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी यानी पेनिसिल्वेनिया अमेरिका। यहाँ पे दोस्तों विश्व का जो पहला कुआं है वो प्रवेदित किया गया था यानी ड्रिल्ड किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 1859 यानी सॉरी 1859 यानी 1859 में। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले आ चुका है। मृत पौधे धीरे धीरे डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। द डेड प्लांट स्लोली टर्न इनटू कोल ऑन डैश। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी आपको आता होगा। पहला है निम्न दाब व उच्च ताप यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दूसरा है उच्च दाब और निम्न ताप यानी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तीसरा है उच्च दाब और उच्च ताप यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। चौथा है दोस्तों निम्न दाब और निम्न ताप यानी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो दोस्तों मैंने जब पाठ पढ़ाया था तब भी आपको कराया था और पहले भी आ चुका है। उच्च ताप और उच्च दाब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो मृत पौधे होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव डैश कहलाता है यानी ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर इज कोल्ड डैश। तो कौन सा दोस्तों वो काला गाढ़ा द्रव है जिसकी कैसी स्मेल होती है? अप्रिय गंध होती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन है कैरोसिन, ऑप्शन बी है कोलतार, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है कोक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलतार। कोलतार क्या है दोस्तों? एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है यानी कि ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम हाइपोक्लोरेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है पोटासियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों, आजकल निरापद माचिस की तिल्ली के सिरे पर डैश लगा रहता है। नाउ ए डेज डैश इज केप्ट ऑन द टिप ऑफ सेफ मैच स्टिक। तो जो माचिस की तिल्ली होती है दोस्तों उसके सिरे पे आपने देखा होगा कुछ लगा होता है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए है पोटासियम क्लोरेट एंड श्वेत फोस्फोरस यानी पोटासियम क्लोरेट एंड व्हाइट फोस्फोरस, या फिर पोटासियम क्लोरेट एंड रेड फोस्फोरस, या फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड फोस्फोरस, या फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटासियम क्लोरेट। तो दोस्तों जो माचिस की तिल्ली के सिरे पे लगा होता है वो क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटासियम क्लोरेट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? व्हेन कोल बर्न्स इन एयर मेनली डैश गैस इज फॉर्म्ड। तो दोस्तों ऑप्शन ए है यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो दोस्तों जब कोयला वायु में जलता है, जब हम कोयले को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? निम्न में से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, किसका ऊष्मीय मान अधिक है? ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है CNG, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है जैव गैस यानी बायोगैस। तो दोस्तों हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, ज्वाला के सबसे कम ताप का क्षेत्र क्या कहलाता है? ज्वाला के सबसे ताप का जो कम ताप वाला क्षेत्र उसे हम क्या कहते हैं? द एरिया ऑफ लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड डैश। दोस्तों जो ज्वाला में 3 क्षेत्र आपको बताए थे, एक ब्लू जोन होता है, एक येलो जोन, एक काला क्षेत्र जिसे हम ब्लैक जोन कहते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे कम ताप किसका होता है। दोस्तों ब्लू जोन है जो, ये क्या है? सबसे गर्म होता है, इसका सबसे ज़्यादा ताप होता है। और ये दोस्तों सबसे बाहर वाला जोन होता है, सबसे बाहर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब फ्यूल है उसका पूर्ण दहन होता है। येलो जोन है दोस्तों वो बीच वाला मध्य भाग होता है, इसका ताप दोस्तों
पहले वाले से कम गर्म होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, एक पूर्ण दहन नहीं होता बल्कि आंशिक दहन होता है, पार्शियल कंबशन होता है। और सबसे जो कम गर्म वाला होता है दोस्तों वो होता है काला क्षेत्र। ये बिल्कुल अंदर वाला भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, जो कि सबसे कम गर्म है। यहाँ पे दोस्तों जो मोमबत्ती है, मतलब जो बिना जली मोमबत्ती वाला भाग है नीचे, सबसे नीचे, वो वाला उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक जोन कहते हैं, काला क्षेत्र कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है सबसे लो होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ब्लू जोन और येलो जोन भी आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल फैक्टर ऑफ डिफोरेस्टेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल फैक्टर ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वन मूलन का प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दोस्तों, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ऑप्शन बी है घरों एवं कारखानों को निर्माण, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ऑप्शन सी है लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग, यूजिंग वुड एज फ्यूल। और ऑप्शन डी है दावानल एवं भीषण सूखा, फॉरेस्ट फायर एंड सीवर ड्रॉट। तो दोस्तों आपको पाठ पढ़ाते समय मैंने बताया था, जो वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन का नेचुरल फैक्टर है, प्राकृतिक कारक है, क्या है दोस्तों, दावानल और भीषण सूखा, फॉरेस्ट फायर एंड सीवर ड्रॉट। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया वेयर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस ऑफ एनी काइंड, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन सी है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। और ऑप्शन डी है दोस्तों चिड़ियाघर यानी जू। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस से सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। चिड़ियाघर तो दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे जंतुओं को रखा जाता है एज ए एग्जीबिशन, यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, वन्य जंतु है, वो स्वतंत्र रूप से वहाँ का जो हैबिटेट है और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स है उनका उपयोग कर सकता है। तो ऐसे एरिया को हम नेशनल पार्क कहते हैं। और अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक सुरक्षित क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है या फिर जो भी पूरी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हो गए, एनिमल सोर्सेज हैं, उनको कंजर्व किया जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर वहाँ पे कोई आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको वो अपने ट्रेडिशन मतलब ढंग से, अपने ट्रेडिशनल तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, उनका भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो ये क्या थे दोस्तों, जैव आरक्षित क्षेत्र थे। तो ये तीनों दोस्तों आपने याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कई बार आ चुका है। जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर क्या कहलाता है। द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन जुलाई और अगस्त इज नोन एज या इज कोल्ड डैश, क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है वन संरक्षण दिवस यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे। ऑप्शन बी है वन महोत्सव। ऑप्शन सी है वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक। और ऑप्शन डी है वृक्षारोपण माह यानी प्लांटेशन मंथ। तो दोस्तों जो जुलाई और अगस्त में जो वृक्षारोपण का अवसर होता है, ओकेजन होता है ट्री प्लांटेशन का, उसे हम वन महोत्सव कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले आ चुका है। अम्ल वर्षा में डैश अधिक मात्रा में होती है। द एसिड रेन कंटेन्स डैश इन मोर क्वांटिटी। तो दोस्तों एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो एसिड रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है। ऑप्शन ए है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों अम्ल वर्षा में क्या होती है, SO2 सबसे अधिक मात्रा में होती है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों SO2 और NO2, ये दोनों गैसें दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे SO2 दिया है तो आपका राइट आंसर SO2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों ये रहा आपके सामने। साइबेरियन क्रेन हमेशा आते रहते हैं।
साइबेरियन क्रेन्स आर रेगुलर विजिटर ऑफ। ऑप्शन ए है भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, ऑप्शन बी है लाल बाग बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है वेदांत गोल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो इन चारों में से दोस्तों बताओ कि साइबेरियन क्रेन कहाँ पे आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, यहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन है वो हमेशा आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, कोशिका के किस अंग को शक्ति भवन कहते हैं? विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, ऑप्शन सी है राइबोसोम, और ऑप्शन डी है दोस्तों सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति भवन हम कहते हैं। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर साल देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको याद रखना ही है। निम्न में से क्या पादप कोशिका में पाया जाता है और प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन एनिमल प्लांट सेल एंड नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो दोस्तों कौन सा है इन चारों में से जो प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता? ऑप्शन ए है सेल वॉल कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाठ पढ़ाते समय आपको बताया था जो सेल वॉल है दोस्तों वो प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में तो पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। और प्लास्टिड भी दोस्तों प्लांट सेल में तो होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, गुणसूत्र डैश में होते हैं? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो क्रोमोसोम्स दोस्तों किस में होते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, वो किस में पाए जाते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोट्स का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट। यानी इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, और ऑप्शन डी है फंगस या फफूंद, जैसे हम कवक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा एक प्रोकैरियोट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लू ग्रीन एल्गे यानी नीले हरे शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बाकी जितने भी दोस्तों वो क्या है? यूकैरियोट्स हैं। दोस्तों प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जो मैंने आपको सेल वाली वीडियो में बताया था, जिनमें सेल मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। तो जिन सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम कैसे सेल कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों? निम्न में से किसमें नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग लैक्स रेगुलर सेल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है शैवाल। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है जिसमें नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है यानी रेगुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वायरस यानी विषाणु। वायरस में दोस्तों जो नियमित कोशिका संरचना है उसका अभाव होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, निम्न में से किस कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल हैज लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि चारों में से किस में जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, और ऑप्शन डी है एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए
जो पीट है दोस्तों, इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे कम होती है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, लगभग 90%, और इसे कोयले का शुद्धतम रूप भी कहते हैं, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल क्या है? एंथ्रेसाइट है। और दोस्तों अगर आया कि कोयले का सर्वाधिक पाए जाने वाला रूप, यानी जो ज़्यादातर पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिटुमिनस हो जाएगा। और पीट क्या है दोस्तों? जिसमें कोयले की मात्रा सबसे सॉरी कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वो क्या है दोस्तों? पीट है। तो ये सभी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज ए प्रोटोजोन? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी है एस्परजिलस, और ऑप्शन डी है दोस्तों पेनिसिलियम। तो बताना है दोस्तों कि प्रोटोजोआ क्या है। दोस्तों जो पैरामीशियम है, ऑप्शन ए, वो आपका राइट आंसर है। पैरामीशियम क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ है। और अमीबा आया तो वो भी प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और दोस्तों बात करें स्पाइरोगायरा की, स्पाइरोगायरा और एक है दोस्तों क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये दोनों क्या है दोस्तों? एल्गे हैं। किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों? एल्गे से, यानी कि शैवाल से। और एस्परजिलस और पेनिसिलियम, और साथ ही दोस्तों एक होता है ब्रेड मोल्ड, जिसे या फिर उसे हम राइजोपस भी कहते हैं। तो ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस, ये तीनों मिलके दोस्तों किससे बिलोंग करते हैं? ये फंगी यानी कवक से बिलोंग करते हैं। एस्परजिलस, पेनिसिलियम और ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस, ये तीनों दोस्तों कवक हैं, फंगी हैं। स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये एल्गे हैं। पैरामीशियम और जो अमीबा होता है वो प्रोटोजोआ है। तो ये सभी आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कर्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच बैक्टीरिया? ऑप्शन ए है दोस्तों लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी है बैसिलस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दही का निर्माण है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों? निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? तो दोस्तों जो सबसे क्रियाशील तत्व है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इनमें से बताना है दोस्तों सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो पोटाशियम है, के, पोटाशियम का सिंबल होता है दोस्तों के, ये क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। और पोटाशियम के बाद दोस्तों क्या आता है? सोडियम, और उससे बाद क्या है दोस्तों? बेरियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये सभी जितने भी दोस्तों एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। और सबसे कम रिएक्टिव की बात करें दोस्तों, जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो होता है गोल्ड, और फिर दोस्तों सिल्वर, और फिर दोस्तों यहाँ पे मरकरी, और एक कॉपर। ये चारों दोस्तों हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। कॉपर Hg यानी कि मरकरी, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, ये चारों दोस्तों लिस्ट रिएक्टिव है। और सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, जिंक, ये क्या है दोस्तों? हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो मेन आपको दो याद रखनी है, सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों हाईली रिएक्टिव है। पोटाशियम सबसे ज्यादा है, और फिर आता है सोडियम का नंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम तेल का घटक नहीं है या पेट्रोलियम तेल का संघटक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल? ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी केरोसिन तेल यानी केरोसिन ऑयल, ऑप्शन डी पैराफिन मोम या फिर पैराफिन वैक्स। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है पेट्रोलियम ऑयल का। दोस्तों पेट्रोलियम के जो 7 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। पेट्रोलियम के 7 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं: एलपीजी, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। तो ये 7 कंपोनेंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब जो सीएन पेट्रोलियम का घटक नहीं होता, पेट्रोलियम का कंपोनेंट नहीं है। डीजल भी है, केरोसिन भी है, पैराफिन वैक्स भी है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी इसका क्या है? कंपोनेंट होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, वो भी इसका क्या है दोस्तों? संघटक है।
बिटुमिन हो गया दोस्तों, वो भी इसका संगठक है, और एलपीजी हो गया दोस्तों, वो भी इसका संगठक है। तो सातों के सातों दोस्तों आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। सीएनजी दोस्तों क्या है, पेट्रोलियम का संगठक नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको याद रखना है। और एसिड रेन के लिए भी दोस्तों आपको बताई थी NO2 और SO2, ये भी आपको याद रखना है। ये एसिड रेन के लिए और CO2 दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है यानी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ही जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। ये कब रिलीज होती है? जब फ्यूल्स का क्या होता है दोस्तों, पार्शियल कंबशन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन होता है, तो उस टाइम ये उत्सर्जित होती है। और इससे दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, आपको मैंने बताया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। और H2 की बात करें दोस्तों, H2 हाइड्रोजन गैस है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसको भी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जंतु पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए फोना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? तो दोस्तों ये भी एक एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, बार्किंग हिरन, ऑप्शन ए है बार्किंग डियर, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे फोक्स यानी लोमड़ी, ऑप्शन सी है दोस्तों जंगली कुत्ता यानी वाइल्ड डॉग, और ऑप्शन डी है चीतल। तो दोस्तों जो पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के जो फोना है और फ्लोरा है, दोनों आपको याद रखने हैं, हो सकता है आगे इससे क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो फोक्स है, लोमड़ी है, इसे छोड़ के बाकी जितने भी हैं, बार्किंग डियर, जंगली कुत्ता और चीतल, ये तीनों क्या है दोस्तों, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं यानी फोना है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, चिंकारा, नीलगाय और तेंदुआ, भेड़िया, ये भी क्या है दोस्तों यहाँ के फोना है और यानी प्राणी जात हैं। और बात करें दोस्तों वनस्पति जात की, यहाँ के वनस्पति जात कौन कौन से हैं? साल, सागौन, आम्ब, जामुन, सिल्वर फर्न और अर्जुन, ये जो पेड़ हैं दोस्तों, ये यहाँ के वनस्पति जात यानी फ्लोरा है। तो फ्लोरा और फोना दोनों आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, लोमड़ी यानी फोक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों ये रहा आपके सामने, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज किसने की? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड कोर्क सेल? तो दोस्तों कोर्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। कोशिकाओं की खोज मतलब रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी? 1665 में, 1665 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों न्यूक्लियस की खोज की थी, कब की थी दोस्तों? 1831 में। और रॉबर्ट कोच तो दोस्तों आपने पढ़ लिया, इसने बैसिलस नाम के एक बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के एक बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की थी 1876 में। और एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी, जो चिकन पॉक्स है उसके टीके की खोज की थी 1798 में। तो याद दोस्तों आपको याद रखना है, और इसने की थी 1876 में। तो दोस्तों ये सभी जो खोज हैं, किसने किसकी खोज की आपको याद होना चाहिए, और साथ ही कब की थी ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना डैश कहलाता है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड डैश? दोस्तों खेतों में पानी देना रेगुलर इंटरवल्स पे, उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर? दोस्तों नाइलॉन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेरिलिन, ऑप्शन सी टेरिकोट, ऑप्शन डी एक्रिलिक। इनमें से आपको बताना है कि सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर है वो कौन सा है? टेरिलिन है। कौन सा है? टेरिलिन। तो टेरिलिन ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर दोस्तों नाइलॉन, रेयोन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिन, ये तो चार दोस्तों अलग अलग हो गए। इनमें भी जो पॉलिएस्टर है वो कौन सा है दोस्तों? टेरिलिन है। तो टेरिलिन एक
पॉपुलर पॉलिएस्टर है, लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि आपके 50 में से कितने जो क्वेश्चन है वो सही है। दोस्तों चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपने ईमानदारी से बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।